संरक्षण आगार, सामुदायिक आगार और पवित्र उपवन में क्या डिफरेंस है, यहां से आज पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। देखो कि संरक्षण आगार क्या होता है। आगार को इंग्लिश में रिजर्व बोलते हैं। संरक्षण आगार हो गया कंजर्वेशन रिजर्व, सामुदायिक आगार हो गया कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, देखो इसमें वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधन कर संरक्षण आगार की कल्पना की गई। राज्य सरकार किसी भी ऐसे आधिकारिक क्षेत्र को जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य नहीं है संरक्षण आगार के रूप में घोषित कर सकती है। इसके लिए स्थानीय समुदाय से विचार विमर्श आवश्यक है। ठीक है, किस एरिया को? जो एरिया ना तो नेशनल पार्क है ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और स्थानीय समुदाय से विचार विमर्श आवश्यक है। और कौन घोषित कर सकता? राज्य सरकार। ये ध्यान रखना है। इस क्षेत्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी संरक्षण आधारित प्रबंधन समिति को दी जा सकती है। ये भी। इस समिति में स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय प्रशासनिक इकाई के लोग भी हो सकते हैं। यदि ऐसी भूमि जो केंद्र की है उसे संरक्षण आगार घोषित करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। मतलब करेगा राज्य सरकार इसकी घोषणा, लेकिन केंद्र की जमीन है तो केंद्र से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी अनुमति आवश्यक है। और जो स्थानीय समुदाय है उससे भी विचार विमर्श करना आवश्यक होता है। सामुदायिक आगार क्या होता है? इसकी घोषणा भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधित कर गई। मतलब इन दोनों की, सामुदायिक आगार की, संरक्षण आगार की संकल्पना 2002 में जब संशोधन हुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, तब इनकी संकल्पना की गई। ऐसी कोई भी भूमि जो नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, मतलब ये भी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। ठीक है, अभी तक तो पॉइंट दोनों सेम चल रहे हैं, परंतु किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन के द्वारा जैव विविधता का संरक्षण किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, या संस्था के द्वारा। राज्य सरकारें उस व्यक्ति, संस्था या संगठन से विचार विमर्श करके, उस व्यक्ति से, संस्था से, संगठन से विचार विमर्श करके उस क्षेत्र को सामुदायिक आगार घोषित कर सकती है। यहां पर भी राज्य सरकार का रोल है। इस क्षेत्र में समुदाय के अधिकारों में कटौती नहीं होती। मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्राइवेट पर्सन हो, कोई संस्था हो, किसी भी एरिया को अगर वो संरक्षित कर रही है, राज्य सरकार अगर उस एरिया को संरक्षित करेगी तो उसके अधिकार खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ वनस्पति एवं जीव जंतु संरक्षण के साथ साथ परंपरा एवं संस्कृति का भी संरक्षण होता है। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व में क्या होता है? कम्युनिटी रिजर्व में संस्कृति का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, मान लो किसी की संस्कृति है देखभाल करना शेर की, ठीक है, शेर इस एरिया में रहता है, ना वो नेशनल पार्क है, ठीक है, ना वो कम्युनिटी रिजर्व है, ना वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसको राज्य सरकार संरक्षण प्रदान कर सकती है। और इसके साथ साथ संस्कृति की भी मतलब संरक्षण होता है। पवित्र उपवन क्या होता है? जब आस्था एवं धार्मिक लगाव प्रकृति के संरक्षण में सहायक होता है, वो पवित्र उपवन। मतलब समझना इस बात को। जब आस्था या धार्मिक लगाव, जैसे कि वो खेजड़ी वृक्ष को पूजते हैं बिश्नोई समाज के जो लोग होते हैं, क्यों, क्या है? क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग उस पेड़ों के समूह को या पेड़ को जो पूजते हैं, उनकी आस्था है, उनकी संस्कृति है, धार्मिक लगाव मानते हैं वो। ठीक है, ऐसे क्षेत्र पवित्र उपवन कहलाते हैं, जैसे मंदिर, उपवन स्थल, गांव की संस्कार भूमि, पवित्र तालाब, त्रिवेणी आदि। ठीक है, त्रिवेणी भी इसी में आता है पवित्र उपवन में, क्योंकि आस्था भी है और धार्मिक लगाव भी है, लोग दिया लगाते हैं जाकर के। इस प्रकार के पवित्र उपवन की विशेषता यह है कि इसके द्वारा परंपराओं एवं संस्कृतियों के साथ साथ पादप एवं जंतुओं का भी संरक्षण होता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, वो कौन सा होता है? किसी भी संरक्षित क्षेत्र के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्र में पर्यावरण की हुई हानि की भरपाई के लिए बनाए जाते हैं, तो उसे पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र कहते हैं। यह वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। इसका प्रावधान निम्न कानून व्यवस्थाओं में किया गया है। कौन कौन से में? पर्यावरण संरक्षण, युवा संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002-2006 में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, इनके द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है। एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में किए जाने वाले या नहीं किए जाने वाले गतिविधियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पूर्णतः प्रतिबंधित, वाणिज्यिक खनन नहीं होगा, प्रदूषणकारी उद्योग नहीं स्थापित किए जाएंगे, जल विद्युत
परियोजना शुरू नहीं होंगी। कुछ शर्तों के साथ अनुमानित या अनुमत गतिविधि है, अनुमति दी गई है। वृक्षों की कटाई हो सकती है, सूखे वृक्ष वगैरह हो गए। होटल या रिजोर्ट का निर्माण हो सकता है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। सड़कों का चौड़ीकरण हो सकता है। विदेशज प्रजाति की स्थापना हो सकती है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में। अनुमत गतिविधियां, कौन कौन सी अनुमत गतिविधियां जिनको अनुमति दी गई है? वर्षा जल का संचय हो सकता है, जैविक कृषि हो सकती है, जैविक कृषि विदाउट पेस्टिसाइड्स, ठीक है। वर्तमान में जारी कृषि पद्धति, ठीक है, जो चल रही है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित होने से पहले जो कृषि पद्धति वहां चल रही थी वही कृषि पद्धति चल रही है, तो उस कृषि पद्धति को चलना जारी रखा जा सकता है। जैव विविधता संरक्षण के प्रयास कौन से? अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है, भूमिका क्या है उनकी, संरक्षण से संबंधित संधि या भीष्म कौन से संरक्षण से संबंधित समस्या, संगठन, संरक्षण आधारित कार्यक्रम है, पहले निष्कर्ष ये पढ़ेंगे आज, ठीक है। भूमिका देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में क्या क्या भूमिका है संरक्षण में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा निर्मित करने का कार्य 3 मुख्य संगठनों के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, ठीक है, 3 कौन कौन सी? IUCN, WWF, UNEP, ठीक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इस एजेंडे के तहत निम्न लक्ष्य उद्देश्य घोषित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत महत्वपूर्ण आनुवांशिक विविधता के केंद्रों का संरक्षण हो, स्थल एवं जलीय आधारित जैव संसाधनों का संरक्षण जिस पर मानव का अस्तित्व निर्भर है, ठीक है। जैसे जापान है, जापान में 4 मुख्य आइलैंड है, होन्शु, होक्काइडो, ठीक है, क्योत्सु, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और टोक्यो हो गया, ठीक है। तो जापान में कृषि लोग बहुत कम करते हैं, ना के बराबर, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ठीक है। उनका जो अस्तित्व निर्भर करता है वो जलीय जंतुओं पर, जैसे कि मछली वगैरह हुई, ठीक है, उनके ऊपर निर्भर करता है। और जापान फिर भी डेवलप्ड कंट्री है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं संरक्षण उनका किया जाए जैव संसाधनों का, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के लिए संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के लिए, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का निर्माण करना। संरक्षित क्षेत्र से तात्पर्य से पर्यावरणीय क्षेत्र से जहां पादप एवं जंतु के संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से सीमित प्रतिबंधित किया जाता है। भारत में इसका उदाहरण जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, संरक्षण आगार हो गया, सामुदायिक आगार हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या जलीय मतलब जंतुओं के साथ साथ पादपों का भी संरक्षण होता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, इस दृष्टिकोण से 2 व्यवस्थाएं तंत्र महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, यह एक वित्तीय तंत्र है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी वित्तीय तंत्र का मतलब यह पैसे प्रोवाइड करते हैं, राशि। 1992 के प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया था। जैव विविधता संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ग्लोबल डायवर्सिटी मंच, यह क्या है? एक वार्तालाप का मंच है जहां राजनेता, निजी संगठन, सिविल सोसाइटी आदि मिलकर जैव विविधता संरक्षण के लिए रणनीति बनाते हैं। यह कोई फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करता है ग्लोबल डायवर्सिटी मंच। यहां पर केवल डायवर्सिटी से रिलेटेड मुद्दों के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। संरक्षण से संबंधित संधि अभिसमय क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, जैव विविधता अभिसमय क्या है? यह 1992 के प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया। इसके प्रावधान 1993 से लागू हैं। 2004 से भारतीय विश्व संधि के प्रावधानों को मानता है। इसके लिए 2002 में जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2002 लाया गया, जिसके तहत 2003 में चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा राज्यों में जैव विविधता बोर्ड एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना की गई। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार जैव संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता से प्राप्त लाभों का वितरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल इससे वर्ष 2002 में अपनाया गया। इसमें 3 निम्न प्रावधान शामिल हैं। यदि किसी देश के जैव संसाधन से कोई उत्पाद तैयार किया जाता है तो उससे प्राप्त लाभ उस देश को भी मिलना चाहिए जिसका वह जैविक संसाधन है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल में 2000 में अपनाया गया था। क्या बताया गया इसमें? यदि किसी देश के जैव संसाधन से कोई उत्पाद तैयार किया जाता है
तो उससे प्राप्त लाभ उस देश को भी मिलना चाहिए जिसका वह जैविक संसाधन है। समझ गए? सजीव संशोधित पदार्थों या जीवों के व्यापार पर पूर्व अनुमति अर्थात यह बायोसेफ्टी पर क्लियरिंग हाउस की स्थापना करता है। बायोसेफ्टी पर क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस का मतलब अनुमति लेना जरूरी है बायोसेफ्टी के लिए। ठीक है। जीन संशोधित उत्पादों के पैकेट पर उत्पाद प्रक्रिया का विवरण होना चाहिए। जीन संशोधित उत्पाद के पैकेटों पर अगर कोई देश जीन संशोधित उत्पादों के आयात को रोकना चाहता है तो उसे रोक प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें, उनको नागोया प्रोटोकॉल क्या है? वर्ष 2010 में जापान के नागोया में अपनाया गया। नागोया से पहले कौन सा प्रोटोकॉल था? कार्टागेना प्रोटोकॉल। कब अपनाया गया? 2000 में। कहाँ है ध्यान? रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में। ठीक है। उसके बाद अस्तित्व में आया था जैव विविधता अभिसमय CBD। ठीक है। प्रावधान 2093 से लागू है। 2004 में भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2010 में जापान में नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया। 10 वर्षीय रणनीति है 2010 से 2020 तक। निम्नलिखित प्रावधान इसमें शामिल है: स्थल और महासागरीय जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रवाल भित्ति का संरक्षण करना, वैज्ञानिक मत्स्यन, जैव विविधता के लाभों का वितरण करना, वन संरक्षण करना, आइची लक्ष्य। इसमें आइची लक्ष्य प्रोवाइड किए गए। आइची राजधानी है नागोया की, जापान में जो नागोया है उसकी राजधानी है। इसमें 20 कार्य योजनाएं शामिल हैं आइची लक्ष्यों में, जो जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है। 20 लक्ष्य आइची लक्ष्य। अन्य संधियां क्या है? हैदराबाद सम्मेलन 2012, प्योंगयांग सम्मेलन 2014, कैनकुन सम्मेलन 2016, शर्म एल शेख सम्मेलन 2018, कोनमिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2021-22। अन्य संधियां है बायोडाइवर्सिटी पर। साइट्स देखो, साइट्स क्या है? यह पादप एवं वन्य जीवों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। 1973 में वाशिंगटन सम्मेलन में इस पर सहमति बनी थी और वर्ष 1975 में इसके प्रावधान लागू हैं। 75 से 183 देश इसके पक्षकार हैं, पार्टिसिपेटेड किया हुआ पार्टीज हैं। साइट्स के सचिवालय का प्रशासन UNEP के द्वारा प्रशासित होता है। साइट्स का जो सचिवालय है वो UNEP के द्वारा ही प्रशासित किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी अभिसमय है, सबसे बड़ा अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट। ठीक है। जो वन्य जीवों के अवैध व्यापार अथवा तस्करी को नियंत्रित करने से संबंधित है। क्या? साइट्स। भारत भी साइट्स संधि का पक्षकार है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित दिशा निर्देशित करने के लिए साइट्स में 3 परिशिष्ट शामिल हैं। परिशिष्ट 1, इसमें से पादप और जंतु, अंडरलाइन कर रखा पादप और जंतु, इन पे ध्यान देना अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स पर। शामिल है जो संकटग्रस्त हैं और इनके व्यापार से इनके विलोपन का खतरा है। पादप और जंतु शामिल हैं, संकटग्रस्त हैं, खतरा शामिल। साइट्स इस प्रकार के व्यावसायिक व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। केवल उसी जीवों के व्यापार की अनुमति है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध कार्य है। मतलब साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए किसी भी जीव का मतलब व्यापार किया जा सकता है साइंटिफिक शोध के लिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं। परिशिष्ट 2 में भी पादप और जंतु शामिल है। परिशिष्ट 1 में भी पादप और जंतु दोनों शामिल थे जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं है। परिशिष्ट 1 में तो वो हैं जो संकटग्रस्त हैं, लेकिन परिशिष्ट 2 में वो हैं जो संकटग्रस्त नहीं है। ठीक है, परंतु यदि उनके व्यापार को नियंत्रित नहीं किया गया तो वे भी निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकते हैं। संकटग्रस्त नहीं है वो शामिल हैं, लेकिन व्यापार नियंत्रित करने की जरूरत है, अदरवाइज वो भी संकटग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, अतः साइट्स ऐसे व्यापार को नियंत्रित करने पर बल देता है और व्यापार के लिए राष्ट्रों के बीच परमिट की अनुमति आवश्यक है। मतलब परिशिष्ट 1 में सबसे ज्यादा मतलब गंभीर वो शामिल हैं, कम गंभीर परिशिष्ट 2 में, परिशिष्ट 3 में जो गंभीर है ही नहीं। सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी। इसमें वे पादप और जंतु शामिल है जिनका व्यापार सदस्य राष्ट्रों के बीच पहले से जारी है तथा इसके व्यापार के लिए परमिट लाइसेंस भी आवश्यक है। ठीक, आवश्यक है इनके लिए भी, पहले से जारी है व्यापार इनका। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? IUCN, WWF, ट्रैफिक, दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क। IUCN को देखते हैं। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
IUCN की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके कार्य निम्नलिखित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव कोष एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देना। इसी उद्देश्य से 1969 में संगठन द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। इसमें पादप और जंतु दोनों की सूची होती है रेड डाटा बुक में। ठीक है, इसमें संकट प्रजाति को पिंक पेज पर और जब संरक्षण के प्रयासों के तहत किसी प्रजाति की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तो उसे ग्रीन पेज पर रखा जाता है। पिंक पेज पर वो जो संकट हो, ठीक है, क्योंकि खतरा पिंक, ठीक है, जरा सा रेड रेड, ठीक है, और रेड खतरा पिंक पेज पर, ग्रीन जिसमें कोई खतरा नहीं, ठीक है, ग्रीन पेज पर। IUCN की लाल सूची क्या होती है देखते हैं इसको। इसमें पादपों और जंतुओं की सूची शामिल है, पादपों की और जंतुओं की। इसे 5 मानकों के आधार पर जारी किया जाता है। कौन से 5 मानक है? समष्टि मतलब समुदाय की दर में गिरावट, भौगोलिक परास विस्तार, उसके हिसाब से क्या प्रजाति की समष्टि का आकार पहले से छोटा है, समुदाय का आकार, क्या प्रजाति बहुत छोटी है या सीमित क्षेत्र में निवास करती है, क्या मात्रात्मक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप वन्य क्षेत्रों में विलुप्त होने की संभावना को इंगित करता है। ये 5 मानक हैं IUCN की लाल सूची। इनके बेस पर लाल सूची को जारी किया जाता है। विलुप्त प्रजाति कौन सी मानी जाती है? यह उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके अंतिम सदस्य की मृत्यु हो गई हो या जहां व्यवस्थित और कालोचित सर्वेक्षण प्रजाति के एक भी सदस्य को दर्ज करने में असमर्थ रहा हो। ठीक है, वो होगी विलुप्त प्रजाति। वन्य क्षेत्र से विलुप्त प्रजाति यह उन प्रजातियों की श्रेणी है जिनके सदस्य या तो केवल बंद क्षेत्रों में या उनके ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्रों के बाहर कृत्रिम रूप से समर्थित समष्टि में जीवित बचे हों, प्रजनन केंद्रों वगैरह में। गंभीर रूप से संकटग्रस्त कौन कौन से लोग होते हैं, लोग कहूं प्रजाति वगैरह? यह उन प्रजातियों की श्रेणी है जिनमें पिछले 10 वर्षों के दौरान या 3 पीढ़ियों में उनकी पॉपुलेशन में 80% to 90% से अधिक की गिरावट हो चुकी है तथा वर्तमान में केवल 50 या उससे कम सदस्य बचे हों जिनके कारण विलुप्त होने का अत्यधिक जोखिम है। संकटग्रस्त प्रजाति यह उन प्रजातियों की श्रेणी जिसमें पिछले 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों के दौरान उनकी कुल समष्टि में 50 से 70% तक की गिरावट, वर्तमान में केवल 250 या उससे कम सदस्य बचे हों जिसके कारण विलुप्त होने का जोखिम अधिक हो, वो संकटग्रस्त प्रजाति होती है। ठीक है, और गंभीर प्रजाति में 80 to 90% खत्म हो चुकी है। सुभेद्य प्रजाति यह उन प्रजातियों की श्रेणी में जिनमें पिछले 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों के दौरान उनकी कुल 30 से 50% तक की गिरावट हो चुकी हो तथा वर्तमान में केवल 1000 या उससे कम सदस्य बचे हों जिसके कारण विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम हो। निकट संकटग्रस्त यह उन प्रजातियों की श्रेणी है जो संकटग्रस्त होने के निकट हैं या भविष्य में संकटग्रस्त स्थिति के मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। बहुत कम चिंताजनक यह उन प्रजाति की श्रेणी होती है जो सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के बाद व्यापक और प्रचुर मात्रा में है। आंकड़ों का अभाव एक श्रेणी ये भी बना रखी है। उन प्रजातियों की श्रेणी के लिए प्रयुक्त होती है जिनमें विलुप्त होने के जोखिम से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों की मात्रा में किसी प्रकार की कमी होती है, फलस्वरूप एक उपयुक्त मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सूची की अन्य श्रेणियों के विपरीत यह श्रेणी किसी प्रजाति के संरक्षण की स्थिति का वर्णन नहीं करती, मूल्यांकित या आंकलित नहीं या मूल्यांकित नहीं। इस श्रेणी में विज्ञान द्वारा वर्णित लगभग 1.9 मिलियन प्रजातियों में से कोई भी प्रजाति हो सकती है जिसका IUCN द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया हो। विश्व वन्य जीव कोष के बारे में पढ़ेंगे हम। IUCN तो देख लिया। इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के मार्गेस सिटी में था, पहले था, जब ग्लेन में स्थानांतरित हो चुका है। विश्व वन्य जीव कोष का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ठीक है, ग्लैंड में और किसका वो है मुख्यालय? IUCN। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह जेंट पांडा है। प्रतीक चिन्ह किसका? विश्व वन्य जीव कोष का, याद रखना ये। इसके कार्य क्या क्या है? IUCN की सहायता करना और वन्य जीवों की देखभाल करने वाली एजेंसियों की मदद करना। IUCN की सहायता करना क्यों? क्योंकि मुख्यालय दोनों का सेम ही है, लगे हाथों करवा देते हैं काम। ठीक है, इनका उद्देश्य पृथ्वी के पर्यावरण के शरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट
लिविंग प्लैनेट इंडेक्स तथा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्या? WWF। और ये प्री में पूछे जाती हैं कि कौन कौन सी, वो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ इसमें, कौन कौन सी ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कई बार आता है ये। इकोनॉमिक्स में भी जितने भी संस्थाएं हैं, जैसे IMF कौन सी करता है, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। सच एंड सच रिपोर्ट्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। ट्रैफिक क्या होती है? देखो, यह वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क तथा एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन है। सरकारों का नहीं, गैर सरकारी संगठन है वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, ठीक है। यह जैव विविधता संरक्षण एवं सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में वन्य जीवों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। इसकी स्थापना 1976 में IUCN एवं WWF द्वारा की गई। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में है। यह साइट्स के सचिवालय के साथ सहयोग करता है। भारत में इसका कार्यालय 1991 में खोला गया, ठीक है। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क, इसकी स्थापना 2011 में भूटान में की गई। किसकी स्थापना? दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क की। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का अंतर सरकारी संगठन है। 8 देश याद करना कि इसमें 8 देश शामिल हैं, और भूटान में 2011 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। भूटान में स्थापना है तो मुख्यालय भी तो काठमांडू में होगा। नेपाल में है, स्थापना भूटान में हुई, देखना, और मुख्यालय काठमांडू में है, दूसरे देश में, ठीक है। यह वन्य जीवों से संबंधित कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। वन्य जीवों से संबंधित जितने भी कानून बने हैं उनको एनफोर्स करता है। वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देता है। संरक्षण आधारित कार्यक्रम एवं पहले। जैव सूचना विज्ञान एवं जैव विविधता संरक्षण क्या है? जैव सूचना विज्ञान का एक कार्य प्रजाति के नामों, उनके विवरणों, उनके वितरण, उनकी जनसंख्या, उनकी स्थिति, उनके पर्यावास जरूरतों एवं अन्य प्रजातियों के साथ अंतःक्रियाओं से संबंधित सूचना एकत्रित करना, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस संदर्भ में 2 प्रमुख जैव सूचना कार्यक्रम शामिल है। प्रजाति 200 प्रोजेक्ट। इस परियोजना का लक्ष्य विश्व की ज्ञात प्रजातियों के लिए एक रूप वैध सूचकांक का संग्रह तैयार करना है। प्रजाति 200 में भूमंडलीय जैविक सूचना सुविधा क्या? एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक आंकड़ों की अवसंरचना है, जो पृथ्वी पर जीवन के सभी प्रकारों के बारे में मौजूद आंकड़ों तक किसी को भी कहीं भी पहुंच प्रदान करती है। जैव विविधता के संरक्षण में परंपरागत ज्ञान की भूमिका। अभिलेखित सूचना, परंपरागत चिकित्सा ग्रंथ एवं उनके टीकाओं के रूप में अभिलेखित सूचना प्रकाशित करना। अकूटबद्ध सूचना, जो मौखिक रूप से प्रेषित होती आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संरक्षण कार्यक्रम क्या है? क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड। यह एक ग्लोबल कार्यक्रम है जो तकनीकी प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध करती है। यह सहायता गैर सरकारी संगठनों, जैव विविधता के समृद्ध स्थलों के संरक्षण में लगी संस्थाओं और संगठनों को दी जाती है। हॉटस्पॉट संरक्षण हेतु विकासशील देश, सिविल सोसाइटी एवं संक्रमण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहायता करती है। फ्रांस की विकास एजेंसी, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, यूरोपीय यूनियन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जापान, वर्ल्ड बैंक और मैकआर्थर फाउंडेशन इसके भागीदार है। ग्लोबल 200 इकोरीजन, यह कार्यक्रम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्थलीय, स्वच्छ जल एवं सागरीय परितंत्र आवास वाले 240 क्षेत्र शामिल हैं। यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक क्रांति का ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराता है। यह जैव विविधता का पहला तुलनात्मक विश्लेषण होगा, जिसमें 5 महाद्वीप और विश्व के सभी महासागरों में फैले प्रत्येक प्रकार के पर्यावास को शामिल किया जाता है। इनका चयन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया गया। किन किन मानकों के आधार पर? प्रजाति बहुलता, प्रजातीय स्थानिकता, प्रजातीय अद्वितीयता, वैश्विक दुर्लभता, असामान्य परिस्थितिकीय या विकास क्रमिक घटना। ये समझते हो कि प्रजातीय बहुलता, किसी जाति की कितनी संख्या है, बहुलता है, बहुतायत में, मेजोरिटी में है। स्थानिकता मतलब किसी स्पेसिफिक एरियाज में है। अद्वितीयता का मतलब यूनिक हो उस एरिया के लिए, ठीक है। स्थानिक बर्ड एरिया संरक्षण कार्यक्रम। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में 218 स्थानिक एरिया का चयन संरक्षण कार्यक्रम के लिए किया गया। 218 स्थानिक एरियाओं का। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल यह संरक्षण संगठनों का वैश्विक भागीदार है। संरक्षण संगठनों का वैश्विक भागीदार। यह जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देता है। यह 120 संगठनों के साथ विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, मतलब इसमें 120 संगठन शामिल हैं। यह वर्ल्ड वॉच नामक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है तथा
वर्ल्ड बर्ड का रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। ठीक है। जीरो विलोपन के लिए संगठन, यह वैज्ञानिक संगठनों का एवं संरक्षण समूहों का अलायंस है जो थ्रेटेड एंडेमिक स्पीशीज और महत्वपूर्ण बर्ड लाइफ वाले स्थानों पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए सहयोग एवं कार्य करता है। प्लांट लाइफ इंटरनेशनल विश्व के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण एरिया प्लांट एरिया का चयन कर उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, इसके द्वारा वर्ल्ड मैप तैयार किया जाता है जिसमें हॉटस्पॉट एंड बायोडाइवर्सिटी रीजन की विशेष जानकारी होती है। जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास कौन से हैं? जैव विविधता संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास, ठीक है, इसको कल करेंगे।